स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट सी में हम लोग जो बिजनेस प्रोसेस रीड कर रहे थे। हमने कहा था कि 6 प्रोसेस को रीड करना था। P2P, O2C, इन्वेंट्री, HR। यहाँ तक हम लोग रीड कर चुके हैं। फाइनली ना 2 अपने को रीड करना है। एक आएगा बेटा हमारे लिए फिक्स असेट से रिलेटेड और एक रहेगा हमारे लिए जनरल एडजस्टमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स असेट्स में क्या कंटेंट रहेगा उससे थोड़ा सा देख लें। देखो फिक्स असेट्स की जो साइकिल होती है ना, फिक्स असेट्स परचेज से लेकर उससे डिस्पोजल करने से तक, मतलब उससे खत्म करने तक का जो पूरा साइकिल रहता है जिसमें उसका मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ आ जाता है, उस पूरे साइकिल को हम लोग फिक्स असेट्स का अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में हम लोगों को रिस्क एंड कंट्रोल रीड करना है 2 जगह पर। एक पढ़ना है बेटा मास्टर पर और एक रहेगा हमारा ट्रांजेक्शन पर। तो सबसे पहले तो फिक्स असेट्स प्रोसेस क्या रहेगा, तो बेसिकली ना बेटा हमारे लिए परचेज से लेकर डिस्पोजल तक सारा प्रोसेस आएगा जिसमें ना इसका मेंटेनेंस भी आ जाएगा। इसका मेंटेनेंस भी हमें टाइम टू टाइम जब जब फिक्स असेट्स का यहाँ पर मेंटेनेंस करना है वो सारी प्रोसेस हमारे लिए यहाँ इंक्लूड हो जाएगी। तो देखो फिक्स असेट्स प्रोसेस एंश्योर दैट ऑल द फिक्स असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर ट्रैक्ड फॉर द पर्पज ऑफ, मकसद क्या होता है, फाइनल अकाउंटिंग करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को प्रिवेंट करना, एंड थेफ्ट डिटरेंस। तो डिटरेंस का मतलब होता है निवारण करना। अगर थेफ्ट वगैरह हुआ है तो उसको हम लोग कैसे क्या मैनेज करेंगे वो सारा हमारे लिए। तो फिक्स असेट्स एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है फिक्स असेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस आर ट्रैक किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड थेफ्ट डिटरेंस के लिए। 3 चीजों के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड थेफ्ट डिटरेंस के लिए। Fixed assets process ensure that all fixed assets are tracked and fixed assets record maintain detail of लोकेशन, क्वांटिटी, कंडीशन, मेंटेनेंस, डेप्रिशिएशन, स्टेटस। तो मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि फिक्स असेट्स के बारे में सारी हम लोगों बेटा यहाँ पर डिटेल रख पाए। उसको हम लोग फिक्स असेट्स प्रोसेस कहते हैं जिसमें कहाँ कहाँ फिक्स असेट्स की लोकेशन क्या है, किस किस फैक्ट्री में कितना हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी या बाकी की जो भी फिक्स असेट्स वो कितना रखा हुआ है, साथ ही में हमारे लिए कितनी क्वांटिटी है, क्या उनकी कंडीशन है, क्या मेंटेनेंस है, क्योंकि टाइम टू टाइम फिक्स असेट्स का मेंटेनेंस भी जरूरी होता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना हमारे लिए जरूरी है। तो फिक्स असेट्स की प्रोसेस का स्टेप्स क्या है बेटा हमारे लिए, परचेज करना असेट्स को, प्रोक्यूर करना, फिर रजिस्टरिंग और एडिंग एन असेट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस असेट्स को डालना जिससे हम लोग रजिस्टरिंग करें, या एडिंग एन असेट कि प्लांट एंड मशीनरी और एक बढ़ गया हमारे लिए। साथ ही में एडजस्टिंग एंड असेट्स, असेट्स को किसी को एडजस्ट करना हो तो एडजस्टिंग द असेट्स, ट्रांसफरिंग द असेट्स, ये हो सकता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर आपको असेट्स को ट्रांसफर करना पड़े, डेप्रिशिएशन द असेट्स, एंड फाइनली बेटा हमारे लिए डिस्पोजल द असेट्स, जब असेट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए, मतलब कोई यूज लायक नहीं है तो डिस्पोजल करना। तो प्रोक्यूर से कर कर डिस्पोजल तक का पूरा प्रोसेस, प्रोक्यूर कर कर डिस्पोजल में बीच में क्या क्या आएगा, प्रोक्यूर कर कर उसे रजिस्टर करना, एडजस्टिंग करना, ट्रांसफर करना, डेप्रिशिएशन करना और बेटा डिस्पोजल करना। अब देखो ये 6 प्रोसेस में क्या क्या रहता है। तो अगर आपसे स्टेप्स ऑफ फिक्स असेट्स बोले तो ये 6 फिक्स असेट्स आप लोगों को प्रोसेस लिखना है। An asset is most often entered into the accounting system when the invoice for the asset is entered in the account payable or purchasing module of the system। तो जब भी कोई असेट्स खरीदा जाता है, तो जैसे आप गुड खरीदते हो तो याद आए तो हमने परचेज की बेटा ना स्टेप्स को रीड किया था। आप परचेज इनवॉइस को जैसे ही डालते हो ऑटोमेटिक अकाउंट पेबल क्रिएट होता है और परचेज मॉड्यूल में जैसे ही ये एंट्रीज आएगी हमारे लिए प्रोक्यूर द असेट्स की एंट्री आ जाएगी कि हमने एक प्लांट खरीद लिया है। फिर रजिस्टरिंग और एडिंग एन असेट्स, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सेट अप द असेट्स फॉर डेप्रिशिएशन इज अवेलेबल एट द टाइम द इनवॉइस इज एंटर्ड। तो जब आप इनवॉइस को एंटर करोगे ना तो उसी टाइम पर आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन असेट्स की ऑटोमेटिक, जो तुमने परचेज ऑर्डर दिया होगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वहीं से लिंक होकर आ जाएगी आपके लिए परचेज इनवॉइस में, और परचेज इनवॉइस से ही बेटा आगे की आप लोगों के लिए सारा लिंक हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंटर्ड एट दिस स्टेज कुड इंक्लूड एक्विजिशन डेट, यहाँ क्या क्या एंटर किया जाएगा, कब आपके पास गुड आया, मतलब फिक्स असेट सही, प्लेस इन सर्विस डेट, सर्विस की डेट क्या है, डेप्रिशिएशन क्या लगाना है, कितनी रेट से लगाना है, असेट्स का क्या टाइप है, ये सारी चीजें हम लोग रजिस्टर कर लेंगे। Adjusting to existing assets information is often needed to be made
कई बार हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राइट, रेटें चेंज हो गई, डेप्रिशिएशन के बेसिस से एसएलएम या डब्ल्यूडीवी हम लोगों ने चेंज कर दिए। इवेंट्स में अकेयर दैट कैन चेंज द डेप्रिशिएबल बेसिस ऑफ एन एसेट्स। तो जब भी आप लोग कुछ चेंज कर रहे हो, डेप्रिशिएशन की रेटें चेंज करनी पड़ रही है, मान लीजिए लॉ की या टैक्स के रूल्स की वजह से, या हम लोगों को बेटर मेथड्स को चेंज करना पड़ रहा है, तो उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। Further, there may be improvement or repair made to asset that either add value to the asset or extend its economic life. तो हमने कहा ना बेटा, ऐसे असेट्स पर होने वाले रिपेयर एक्सपेंडिचर जो कि हमारे लिए हाई वैल्यू के होते हैं और जिससे लाइफ एक्सटेंड होती है, तो आपने पढ़ा भी होगा, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और उसे असेट्स में ऐड कर देते हैं उस रिपेयर को। ऐसा अगर करेंगे तो वो भी हमारे लिए कोई असेट तो परचेज नहीं करी है, जो एग्जिस्टिंग असेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको हम लोग एडजस्टिंग द असेट कहेंगे। ट्रांसफरिंग द असेट्स, फिक्स असेट्स में सोल्ड और ट्रांसफर टू अनदर सब्सिडरी रिपोर्टिंग एंटिटी और डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी। तो हो सकता है हम किसी को बेच दें या ट्रांसफर कर दें, सब्सिडरी कंपनी को या डिपार्टमेंट को। दीज इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी, इंटर कंपनी भी हो सकता है एक ही कंपनी में, और अलग अलग कंपनियों में भी सेल भी कर सकते हैं हम लोग। रिजल्ट इन चेंज दैट इम्पैक्ट द असेट्स डेप्रिशिएबल बेसिस, इसकी वजह से हो सकता है कि चेंज हो जाए हमारे लिए, रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली इन द फिक्स असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम में, इसको भी हमको मैनेज करना पड़ेगा। फिर आता है डेप्रिशिएटिंग द असेट्स, द डिक्लाइन इन असेट्स इकोनॉमी एंड फिजिकल वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। ये तो हम भी समझते हैं, वैल्यू जो कम होता है उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं। ये एक्सपेंसेस होता है विच शुड बी पीरियडिकली अकाउंटेड ऑन ए कंपनी बुक एंड अलोकेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड्स टू मैच इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहिए ताकि हमारा सही इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो हो। रिवोल्यूशन ऑफ एन एसेट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन एप्रिशिएशन ऑफ इट्स वैल्यू, डेप्रिशिएशन से वैल्यू कम होती है, तो अगर रिवोल्यूशन से आपकी एप्रिशिएट वैल्यू हो रही है तो वो एप्रिशिएशन भी हम लोगों को करना पड़ता है। फाइनली फिक्स असेट्स की साइकिल में आता है बेटा हमारे लिए डिस्पोजिंग द असेट्स, व्हेन असेट्स इज नो लॉन्गर इज यूज, अब और काम की नहीं रह गई है, ऑब्सोलेट हो गई है, इज बियॉन्ड रिपेयर, अब और रिपेयर वगैरह नहीं किया जा सकता है, इसको हमको डिस्पोजल करना पड़ता है। When an asset is taken out of service, depreciation cannot be charged on it. जब इसकी वैल्यू खत्म ही हो गई तो डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया जाता और पूरा जो अमाउंट बचा वो सब हम लोग बेटा P&L में लेकर एक तरीके से फिनिश कर देते हैं। There are multiple type of disposals such as endowment, sales and trade-ins. Any difference between the book value and realized value is reported as a gain and loss. तो सेल वगैरह कर कर भी हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म एंडोनमेंट, बुक ऑफ वैल्यू उसकी जीरो बनाकर भी कर सकते हैं। जो डिफरेंस रहता है उससे हम लोग बेटा यहाँ पर वो प्रॉफिट या गेन या लॉस बोलते हैं। तो हम लोग कहें तो फिक्स असेट्स प्रोसेस क्या होता है, तो बेसिकली ना फिक्स असेट्स प्रोसेस बेटा हमारे लिए फिक्स असेट्स को ट्रैक करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए और थेफ्ट डिटेल्स के लिए। तो फिक्स असेट्स को ट्रैक कर फिक्स असेट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की प्रोसेस को हम लोग फिक्स असेट्स प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमारे लिए फिक्स असेट्स का लोकेशन, क्वांटिटी, कंडीशन, मेंटेनेंस, डेप्रिशिएशन स्टेटस को शो किया जाता है। 6 बेटा इसका टिपिकल प्रोसेस है प्रोक्यूर करना। प्रोक्यूर ऑटोमेटिक एंटर में आ जाएगा परचेसिंग मॉड्यूल में, जैसे आप परचेस इनवॉइस की एंट्री डालोगे तो वो ऑटोमेटिक बेटा वहां से पिक होकर आप लोगों के फिक्स असेट्स मैनेजमेंट मॉड्यूल में भी आ जाएगा। रजिस्टरिंग एंड और एडिंग एन असेट्स, जब आप सेटअप में डालोगे इसे तो इसके डेप्रिशिएशन के बेसिस कब हमारे पास ये असेट्स आया, उसकी डेट, सर्विस डेट वगैरह क्या रहेगी, ये सारी चीजें हम लोग इसमें रजिस्टर करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि हमें डेप्रिशिएशन की रेटें चेंज करनी पड़े या कुछ रिपेयर वगैरह हैवी किया हो तो उससे असेट्स की वैल्यू को में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है, तो उसे एडजस्टिंग द असेट्स कहेंगे। ट्रांसफरिंग द असेट्स में बेटा हम लोगों को ट्रांसफर भी करना पड़ता है, कई बार हमारी सबसे इंटर कंपनी भी हो सकता है या इंट्रा कंपनी भी हो सकता है, जिससे भी चीज़ें हमारे लिए चेंज हो जाएंगी, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें एक्यूरेटली लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसफर हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करना रहेगा। डेप्रिशिएशन द असेट्स में वैल्यू जो कम होती है इकोनॉमिक एंड फिजिकल वैल्यू, उससे हम लोग डेप्रिशिएशन कहते हैं। डेप्रिशिएशन को पीरियडिकली अकाउंटेड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना जरूरी है, प्रॉपर एलोकेट एक्यूरेटली करना जरूरी है ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्यूरेट आए। कभी कभी रिवोल्यूशन की वजह से एप्रिशिएशन भी हमारे लिए हो सकता है। और डिस्पोजिंग, जब हमारे लिए अब और यूज करने लायक नहीं है, उस पर और रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज करने के लिए हम लोग सेल कर सकते हैं या अंडो अमेंडमेंट कर सकते हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा बेटा हमारे लिए वो यहाँ पर गेन और लॉस हो जाएगा। अब पॉइंट आता है हमारे लिए यहाँ पर वही मास्टर एंड ट्रांजेक्शन पर। मास्टर याद आए तो अब तक मास्टर बार बार हम लोग 6 बोलते आ रहे हैं। इनवैलिड चेंज है बेटा मास्टर फाइल में, वैलिड चेंज ना हो, एक्यूरेटली चेंज ना हो, टाइमली मैनर में चेंज ना हो, अप टू डेट ना हो, और एक सदाबहार बेटा हमारे लिए
सिस्टम हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज यूजर करें, तो वही 6 चीजें बेटा आप लोगों को यहाँ भी लेनी है। ये चीजें सब जगह चली हुई आपके आ रही है, सिर्फ एचआर में थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंस था, चीजें एक्स्ट्रा थी, बाकी सब में आपका एज इट इज चला रहा है। फर्क क्या करोगे, P2P में तो आप लोगों के लिए वहां पर वेंडर मास्टर फाइल या सप्लायर मास्टर फाइल नाम लिखना है, O2C में बेटा कस्टमर मास्टर फाइल को लिखना है, इन्वेंट्री में बेटा आपका इन्वेंट्री मास्टर फाइल लिखना है, HR में बेटा आप लोगों का पेरोल मास्टर फाइल लिखना है, और यहाँ पर बेटा हमारे लिए फिक्स असेट्स मास्टर फाइल लिखना है बेटा आप लोगों को। तो इनवैलिड चेंज आर मेड टू द फिक्स असेट्स रजिस्टर एंड और मास्टर फाइल, रजिस्टर भी हो सकता है मास्टर फाइल भी हो सकता है, तो दोनों ऑब्लिक कर लिखना है। या ऑल वैलिड चेंज नॉट इनपुट इन प्रोसीड हो, हमारे लिए चेंज बेटा एक्यूरेट ना हो, चेंज बेटा हमारे लिए टाइमली मैनर में ना हो, चेंज हमारे लिए अप टू डेट ना हो, और ये सिस्टम रेस्ट्रिक्ट और हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज यूजर करे, तो वही के वही कंट्रोल लिखने हैं, बस यहाँ पर फिक्स असेट्स रजिस्टर एंड और मास्टर फाइल वर्ड लिखना है। तो ये तो हो जाता है आप लोगों के लिए मास्टर का फिक्स असेट्स में। फिर आता है बेटा ट्रांजेक्शन में। अब ट्रांजेक्शन में गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है थोड़ा सा समझ लो। खरीदते वक्त गलती हो सकती है, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त गलती हो सकती है, डिस्पोज करते वक्त गलती हो सकती है। तो ये तो मेन 3 चीजों की गलतियां, या कोई ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो तो गलती हो सकती है। तो जो ऊपर अपने 6 साइकिल पड़ी थी ना, वहां गलतियां हो सकती है। 6 साइकिल क्या थी, खरीदने पर, रजिस्टर करते वक्त, एडजस्टमेंट करते वक्त गलतियां हो सकती है, ट्रांसफर करते वक्त हमारे लिए गलती हो सकती है, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त गलती हो सकती है, और डिस्पोज करते वक्त हमारे लिए गलतियां हो सकती है। अब गलतियां क्या क्या हो सकती है, गलत लगा दिए हो, सही नहीं लगाए हो, सही लगाने थे वो नहीं लगाए गए हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाए गए हो, ये गलतियां बनानी है। तो देखो फिक्स असेट्स एक्विजिशन आर नॉट एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, फिक्स असेट्स खरीदा लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड नहीं किया, फिक्स असेट्स एक्विजिशन रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फिक्स असेट्स के एक्विजिशन की 3 गलतियां। फिक्स असेट्स एक्विजिशन को हम लोगों ने एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया, फिक्स असेट्स एक्विजिशन हुआ रिकॉर्ड ही नहीं किया, एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया, और अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये नोट वर्ड लगा देना, हमें ऐसा करना चाहिए, ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। फिर आता है डेप्रिसिएशन पर। डेप्रिसिएशन पर बेटा यहाँ पर हमारे लिए 2, डेप्रिसिएशन एक्यूरेटली चार्ज नहीं किया और डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए चार्ज नहीं किया। तो डेप्रिसिएशन बेटा एक्यूरेटली चार्ज कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड करना चाहिए, डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए चार्ज करना चाहिए। फिर आएगा बेटा डिस्पोजल के लिए। डिस्पोजल के लिए बेटा हमारे लिए 3, फिक्स असेट्स डिस्पोजल्स ट्रांसफर आर नॉट रिकॉर्डेड, एक्यूरेटली कैलकुलेटर रिकॉर्ड नहीं किया हो, या अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट नहीं किया हो। तो ये आप 5 और 3 8 हो जाते हैं। और आखिरी में एक तो सदाबहार बेटा आप लोगों के लिए हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज यूजर, तो हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज यूजर अपने को रखना है। बीच में 2, मेंटेनेंस एक्टिविटीज को एक्यूरेटली बेटा हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया हो, और मेंटेनेंस एक्टिविटीज और नॉट अप टू डेट एंड टाइमली मैनर हो बेटा। तो ये 3 4 तो किसी भी चीजें ये पीरियड से ही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, कराई नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये कुछ चीजें आपको एरर बनानी है। किसकी बनानी है, बस वो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। 3 बातें बेटा फिक्स असेट्स एक्विजिशन की, फिक्स असेट्स एक्विजिशन are not recorded, fixed assets acquisition are not accurately recorded, fixed assets acquisition are not recorded in an appropriate period। डेप्रिशिएशन पर वापस से 2 बातें बेटा, डेप्रिशिएशन हम लोगों ने एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड चार्ज नहीं किया, अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए चार्ज नहीं किया। फिक्स असेट्स डिस्पोजल भी 3 बेटा, रिकॉर्ड ही नहीं करा, एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं कराओ, अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड नहीं किया। मेंटेनेंस पर भी 2, एक्यूरेटली मेंटेन नहीं कराओ, अप टू डेट हम लोगों ने नहीं कराओ, और सिस्टम एक्सेस बेटा रेस्ट्रिक्ट हमारे लिए ना करे। या आप लोगों का फिक्स असेट्स फिनिश होता है। क्या क्या ध्यान रखोगे, 6 तो बेटा प्रोसेस ध्यान रखना फिक्स असेट्स प्रोसेस की, 6 स्टेप। फिर 6 बेटा आप लोगों के लिए मास्टर में ध्यान रखने, 11 आप लोगों को बेटा यहाँ पर ट्रांजेक्शन में याद रखने। आखिरी जनरल लेसन ले रहे हैं, उसके बाद ना तीनों को, ये जो 14 पेज आई थिंक मेरे हिसाब से 14 पेज का जो भी कंटेंट है ना, इसको पूरा एक साथ ही पढ़ना। कोई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एक बार ये सारा वीडियो देख ले। कल संडे में कोई क्लास नहीं डालूंगा, तो 1 घंटा करीब लेना, और 1 डेढ़ घंटे में एक बार इस पार्ट सी को पूरा ही पढ़ लेना, आराम से याद हो जाएगा। फिर मैं पार्ट डी स्टार्ट करूंगा, उस में आपका वही आईटी एक्ट वगैरह आएगा, वो तो 2 दिन का ही कंसेप्ट है आपका, तो ये थ्योरी खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर हमारे 1 का। तो नेक्स्ट हमारे लिए जनरल लेजर। तो लास्ट बेटा हमारे लिए रिस्क एंड कंट्रोल, और वो है जनरल लेजर से रिलेटेड। अब पॉइंट आता है सर जनरल लेजर हमारे लिए प्रोसेस होता क्या है। जनरल लेजर प्रोसेस बेटा हमारे लिए टेक्निकली अगर कहें ना, तो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन करने की प्रोसेस है। जो भी बाकी के ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन से, ताकि आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करो।
उस पूरे प्रोसेस को हम लोग जनरल लेजर प्रोसेस बोलते हैं। तो जनरल लेजर प्रोसेस बेटा हमारे लिए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स की प्रोसेस है, जिससे कि आप लोग रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम लोग बेटा यहाँ पर जनरल लेजर प्रोसेस बोलेंगे। तो जनरल लेजर प्रोसेस क्या होता है? तो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द सिस्टम टू फाइनली जनरेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द सिस्टम। The general ledger process refers to the process of recording of the transactions into the system to finally generating the financial report entered in the system। तो जो आप transactions entered in the system जो आपने की हैं, तो दो बातें, एक तो रिपोर्ट एंटर करना चीज़ों को, जिससे कि आप फाइनली रिपोर्ट तैयार कर सको जिन ट्रांजेक्शन्स को आप लोगों ने सिस्टम में डाला है। तो इसमें क्या रहता है ना कि एक तो सबसे पहले आपको इनपुट डालना पड़ता है जनरल लेजर प्रोसेस में, ट्रांजेक्शन से डालने पड़ेंगे ना, उससे आप लोगों के लिए आउटपुट बनकर तैयार होगा। सर आउटपुट इन द सेंस आप जो एंट्री डालोगे ना, पेमेंट वगैरह क्या, परचेसेस वगैरह, इन सब की एंट्री डालोगे, एंट्री डालकर बेटा आप लोगों के लिए फिर ईयर एंड पर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनकर तैयार होगा, या आउटपुट हमारे लिए बनकर तैयार होगा। तो द इनपुट फॉर जनरल लेजर प्रोसेस फ्लो इज द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहाँ इनपुट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, वो जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। एंड द आउटपुट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। और आउटपुट बेटा आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि बैलेंस शीट, P&L, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस वगैरह। जनरल लेजर की प्रोसेस फ्लो वही अकाउंटिंग प्रोसेस रहेगी जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ट्रांजेक्शन्स को डालोगे, ट्रांजेक्शन्स को रिव्यू किया जाता है, यहाँ पर अप्रूव किया जाता है, ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होती है, और इसके साथ आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट बेटा हमारे लिए जनरेट हो जाती है। तो ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एंटर करते हैं, उसका रिव्यू भी करते हैं वो सही है या नहीं है, अप्रूव करते हैं कि रियली में ये ट्रांजेक्शन्स बेटा हमारे लिए लिमिट में हुआ या नहीं हुआ, पोस्टिंग होती है इसकी, और फिर हमारे लिए जनरेट वो ऑटोमेटिक आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर दे देता है। यहाँ तीन चीज़ों पर कंट्रोल है, यही एक इकलौती चीज़ है जिस पर तीन जगह आपको रिस्क एंड कंट्रोल रीड करना है, कॉन्फ़िगरेशन पर, ट्रांजेक्शन पर एंड मास्टर पर। बाकी सब में बेटा दो दो जगह ही था, यहाँ थोड़ा बड़ा है, कॉन्फ़िगरेशन पर 12 है, मास्टर पर 2 है, और फाइनली बेटा ट्रांजेक्शन्स पर तो हमारे लिए 5 ही है। कॉन्फ़िगरेशन पर हमारे लिए सबसे पहले 12 ट्रांजेक्शन्स है। अब कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस बेटा आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप कर रहे हो, जिस बिहेवियर से आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा उसको डिफाइन करना बेटा हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर क्या क्या एरर हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ अलग है ना, वो जो अपन पढ़ते आ रहे हैं उनसे अलग है ये पूरा, ये बिल्कुल अलग से याद रखना पड़ेगा जनरल लेजर थोड़ा सा। अनऑथराइज्ड जनरल लेजर एंट्रीज कुड बी पास्ड, ऐसा हो सकता है कि अनऑथराइज्ड जनरल एंट्रीज को पास कर दे। तो एक्सेस टू जनरल लेजर एंट्रीज इज अप्रोप्रिएट एंड ऑथोराइज्ड। तो आप लोग जनरल लेजर की जो एंट्रीज है ना बेटा, उसका एक्सेस ही ऑथोराइज पर्सनल्स को ही दे, ऑथोराइज पर्सनल्स को ही हम लोग दे। सिस्टम फंक्शनलिटी डज नॉट एग्जिस्ट टू सेग्रेटिंग द पोस्टिंग एंड अप्रूवल फंक्शन। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम ना पोस्टिंग एंड अप्रूवल को सेग्रेट ना करे, दोनों काम एक जने नहीं करेगा कि एक ही बंदा हो बेटा वही आपका पोस्टिंग करे और वही बेटा अप्रूव करे। कॉन्फ़िगरेशन के टाइम ही बेटा हमारे लिए ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि वो सेग्रेट कर दे कि पोस्टिंग अलग बंदा करेगा, अप्रूवल हमारे लिए अलग बंदा करेगा। सिस्टम डू नॉट जनरेट रिपोर्ट्स ऑफ ऑल रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग जनरल एंट्रीज फॉर रिव्यू बाय मैनेजमेंट फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए बेटा रिपोर्ट ही जनरेट ना करे सिस्टम, ये गलती हो सकती है। तो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम ही बेटा ना सिस्टम जनरेट रिपोर्ट्स ऑफ ऑल रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग जनरल एंट्रीज फॉर रिव्यूइंग बाय मैनेजमेंट फॉर एक्यूरेसी, सारी रिपोर्ट क्रिएट होनी चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज बेटा नॉट ट्रैक्ड एंड आर इनअप्रोप्रिएट। तो कंट्रोल तो सिंपल सा बनाना है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो उस पर तो ज़्यादा अपन फोकस नहीं, अपने को रिस्क को ध्यान रखें। आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज आर नॉट प्रोहिबिटेड। आउट ऑफ बैलेंस एंट्री भी करने थे, आउट ऑफ बैलेंस एंट्री का मतलब होता है ना जैसे कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। तो मान लीजिए कैश का बैलेंस अपने पास था 5000 का और अब मैं एंट्री डाल रहा हूँ पेमेंट की 6000 का, तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपको रोक देगा, क्योंकि ना आउट ऑफ बैलेंस एंट्री ये कैसे हो सकता है, या किसी को हम लोगों को पेमेंट इनवॉइस से क्रिएट होता 15000 का पेमेंट करना था और हम लोग पेमेंट डाल दें 16000 का, तो सिस्टम रोकेगा कि भाई इसको तो 1000 ज़्यादा क्यों दे रहे हो, तो वो एडवांस में जाना चाहिए। उसको कहते हैं आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज हमारे लिए प्रोहिबिटेड ना हो, ऐसा ना करने दे, तो प्रोहिबिटेड होना चाहिए, रोकना चाहिए। सिस्टम कंट्रोल्स आर नॉट इन प्लेस फॉर अप्रोप्रिएट अप्रूवल ऑफ रिटर्न राइट ऑफ कोई भी चीज़ को करते हैं तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना होगा, और अप्रूवल होगा तो ही आप राइट ऑफ कर पाओगे, नहीं तो हर कोई अकाउंटेंट किसी भी बेटा आपके एसेट्स वगैरह किसी को भी राइट ऑफ कर देगा ना, कोई भी एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर देगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए अप्रूवल मिलना चाहिए। तो 12 चीजें बेटा, 6 पॉइंट एक बार वापस से बता देता हूँ। अनऑथराइज जर्नल एंट्रीज कुड बी पास्ड, तो ऑथोराइज ही होने चाहिए। साथ ही में बेटा हमारे लिए सिस्टम ना सेग्रेशन ना करे दो चीजों को, पोस्टिंग एंड अप्रूवल को, तो बेटा दोनों को सेग्रेशन करना चाहिए। रिपोर्ट तैयार ना करे वो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग जर्नल एंट्रीज को, जिससे कि बेटा रिव्यू नहीं कर पाए मैनेजमेंट को, तो रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज को बेटा वो नॉट ट्रैक्ड एंड इनअप्रोप्रिएट आर इनअप्रोप्रिएट, तो वो ट्रैक करना चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड के बाहर है, प्रॉपर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज को प्रोहिबिटेड ना करे। साथ ही में सिस्टम कंट्रोल्स आर नॉट इन प्लेस फॉर अप्रोप्रिएट राइट ऑफ के लिए बेटा कोई आपका सिस्टम में अप्रूवल ना हो, तो अप्रूवल होना चाहिए। Automated amortization timing period and methods are not appropriate and not accurately entered. Amortization of assets होती है, कई assets के बेटा हम लोग amortizations करते हैं, उनका भी टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि साल में कितने कितना पीरियड में किस मेथड से amortization करना है, तो वो हमारे लिए accurately entered ना हो, तो accurately enter होना चाहिए। Transaction can be recorded outside of financial close cutoff requirement, तो ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल क्लोज कट ऑफ रिक्वायरमेंट, तो आपका जो फाइनेंशियल क्लोज कट ऑफ 31 मार्च है, तो उसके आउट ऑफ के बेटा ट्रांजेक्शन्स बेटा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। सोर्स ऑफ ऑल एंट्रीज आर नॉट रीडली आइडेंटिफाइबल, तो जो भी सोर्स ऑफ एंट्रीज है बेटा, सोर्स ऑफ एंट्रीज का मतलब वाउचर जो भी है, उसमें सारी एंट्री बेटा आप लोगों के लिए रीडली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, मतलब उसको पहचाना जा सकता हो कि क्या लिखा हुआ है आपके, वो नहीं तो उसमें फिगर क्या लिखा होगा आप कुछ और एंटर करोगे, क्योंकि बिना वाउचर के तो कोई एंट्री होगी नहीं। Transition are not rejected, accepted and identified on exceptions report in the event of data exceptions, तो बेटा अगर कोई एक्सेप्शन केस है तो उसको रिजेक्ट ना करे, या एक्सेप्टेड करना हो तो एक्सेप्टेड आइडेंटिफाई ना करे तो एक्सेप्ट होना चाहिए, या रिजेक्ट करने की जरूरत है रिजेक्ट होना चाहिए। अकाउंट मैपिंग आर नॉट अप टू डेट, आपको याद है अकाउंट मैपिंग हम लोग करते हैं, अकाउंट मैपिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि ना या तो एक्सपेंसेस आएगा या इनकम आएगा या एसेट्स आएगा या लाइबिलिटीज आएगा, तो इसको मैप बनाते हैं कि ये चीज़ें एक्सपेंसेस में जाएगी, ये सिस्टम में बेटा हमारे लिए फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो अप टू डेट नहीं हो तो फिर तो आप लोगों ने अपन ने वहाँ भी पढ़ा था ना, अगर वो अप टू डेट नहीं होगा तो सारी चीज़ों में एरर आएगी, जो चीज़ें ट्रेनिंग में जानी चाहिए बैलेंस शीट में चली जाएगी, या बैलेंस शीट की चीज़ें P&L में आएंगी। Adding or deleting general ledger account is not limited to authorized accounting department personnel, तो कोई भी बेटा अपने को जनरल लेजर अकाउंट को ऐड करना है या डिलीट करना है, इज नॉट लिमिटेड टू ऑथोराइज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पर्सनल, वो सिर्फ ऑथोराइज बंदा ही कर सके, पर ऐसा लिमिट में ना डाले हर कोई बंदा ही ऐड कर दे और हर कोई बंदा कोई अकाउंट डिलीट कर दे, तो ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लिमिटेड टू ऑथोराइज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पर्सनल हमारे लिए होना चाहिए। 12 चीजें, थोड़ा सा ये अलग है, बाकी सारे तो सेम ही है, तो ये पूरा अकाउंटिंग को आपको थोड़ा अलग से ही याद रखना पड़ेगा। तो अनऑथराइज जनरल लेजर एंट्रीज कुड बी पास्ड, पहला तो हमारे लिए ऑथराइज ही होनी चाहिए, सिस्टम बेटा हमारे लिए सेग्रेशन ना करे पोस्टिंग एंड अप्रूवल को, तो सेग्रेशन करना चाहिए। रिपोर्ट तैयार ना करे रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग को, जिससे कि मैनेजमेंट रिव्यू ना कर पाए, तो रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्री करनी को ट्रैक ना करे या इन अप्रोप्रिएट हो जाए तो ट्रैक करना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज को प्रोहिबिटेड ना करे तो प्रोहिबिटेड करना चाहिए। सिस्टम कंट्रोल से नहीं है बेटा अप्रूवल किसके लिए, राइट ऑफ के लिए, तो आप राइट ऑफ के लिए अप्रूवल होना चाहिए। ऐसे ही अमोर्टाइजेशन का टाइमिंग पीरियड मेथड्स बेटा हमारे लिए अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेटली एंटर ना हो, तो ऐसा होना चाहिए। ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल क्लोज कट ऑफ से भी बाहर के बेटा हमारे लिए रिकॉर्ड कर पा रहे हो तो वो नहीं करने चाहिए, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड होना चाहिए। सोर्स की सारी एंट्रीज बेटा हम लोगों के लिए रीडली और आइडेंटिफाइल ना हो तो रीडली आइडेंटिफाइल होना चाहिए, कि सारी चीज़ें हम पहचान पाएँ क्या लिखा हुआ है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में। ट्रांजेक्शन रिजेक्ट या एक्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई ना करे बेटा एक्सेप्शंस केसेस को, तो ऐसा करना चाहिए। अकाउंटिंग मैपिंग अप टू डेट ना हो तो अकाउंटिंग मैपिंग अप टू डेट होनी चाहिए। या जनरल लेजर के अकाउंट्स का एडिंग डिलीटिंग को लिमिटेड ना करे कि सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही कर पाए, तो लिमिटेड करना चाहिए कि काम सिर्फ ऑथोराइज बंदा ही कर पाएगा। मास्टर में यहाँ सिर्फ दो ही बातें हैं बेटा, जनरल लेजर मास्टर फाइल change report are not generated by the system and are not reviewed as necessary by an individual who does not input the change, तो जनरल लेजर की जो मास्टर फाइल है उसके रिपोर्ट तैयार ना हो उस चीज की, जब कोई चीज चेंज की गई हो और उसे रिव्यू नहीं किया गया हो, तो जनरल लेजर की मास्टर फाइल चेंज रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए बाय द सिस्टम एंड रिव्यू करना चाहिए नेसेसरी बाय एन इंडिविजुअल हु डज नॉट इनपुट द चेंज।
तो पूरी तरीके से बेटा हमारे लिए यहाँ पर रिव्यू होना चाहिए कि किसी ने तो चेंज नहीं कर दिया जिसको कि ये राइट हमने नहीं दे रखा हो। और स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एंड इज नॉट यूटिलाइज्ड विद इन ऑल एंटिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। चार्ट होता है एक पूरी तरीके से अकाउंट का, वही एक्सपेंसेस मैपिंग वगैरह का कंसेप्ट है, उसका मैनेजमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, इज नॉट यूटिलाइज विद इन ऑल एंटिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो क्या कंट्रोल डलेगा, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैज बीन अप्रूव्ड होना चाहिए बाय मैनेजमेंट एंड इज नॉट यूटिलाइज विद इन ऑल एंटिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो मास्टर में तो दो बातें ध्यान रख ली, जनरल लेजर मास्टर फाइल चेंज रिपोर्ट आर नॉट जनरेटेड हो तो जनरेटेड होना चाहिए, और स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट हो तो अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट होना चाहिए। बस ये दो सेंटेंस ध्यान रख लें। आखिरी आता है ट्रांजेक्शन। जनरल लेजर में जो चीजें डाल रहे हैं उससे रिलेटेड। जनरल लेजर बैलेंस आर नॉट रिकंसिल्ड टू सब लेजर बैलेंस एंड सच रिकंसिलेशन आर नॉट रिव्यूड फॉर एक्यूरेसी एंड नॉट अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजरी पर्सनल। तो बेटा जनरल लेजर का जो बैलेंस है वो उसके जो सब लेजर है उसके साथ रिकंसिल ना किया जाए या उसकी एक्यूरेसी को रिव्यू नहीं किया जाए और अप्रूव नहीं किया जाए सुपरवाइजरी पर्सनल के थ्रू। तो ये तीनों काम होने चाहिए। जनरल लेजर बैलेंस को रिकंसिल करना चाहिए सब लेजर से, उसके जो बाकी की जो लेजर अकाउंट है उससे रिकंसिलेशन को रिव्यू करना चाहिए उसकी एक्यूरेसी को, और साथ ही में अप्रूव किया जाना चाहिए बेटा सुपरवाइजरी पर्सनल को। Interrelated balance sheet and income statement account do not undergo automated reconciliation to confirm accuracy of such accounts। तो जो इंटर रिलेटेड बैलेंस शीट है हमारे लिए, एक दूसरे मान लीजिए सब्सिडरी वगैरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इंटर रिलेटेड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को बेटा ना ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन होना चाहिए और कंफर्मेशन करना चाहिए उसकी एक्यूरेसी को। Accounts codes and transaction amounts are not accurate and not complete and exceptions are not reported। जो उनमें अमाउंट हमने डाले हैं वो एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है और कोई रिपोर्ट तैयार ना हो, तो ये तीनों काम होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और एक्सेप्शंस रिपोर्ट के साथ होने चाहिए। A report of all journal entries completed as part of the closing process is not reviewed by management to confirm the completeness and appropriations of all records item। तो जो सारी एंट्रीज है चाहे क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह उसको रिव्यू नहीं किया गया हो, कंफर्मेशन ऑफ नहीं दिया गया हो कंप्लीटनेस, तो उन सबको रिव्यू करना चाहिए। और एंट्रीज बुक्ड इन द क्लोज प्रोसेस आर नॉट कंप्लीट एंड एक्यूरेट। क्लोज प्रोसेस पर आपकी जो एंट्रीज है वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट ना हो तो नोट वर्ड हटा देना, कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। तो 12, 2 और 5 ये पॉइंट है, एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं। जनरल लेजर क्या होता है बेटा, तो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द सिस्टम टू फाइनली जनरेटिंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द सिस्टम। इनपुट जो जनरल लेजर के फ्लो होता है इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है और आउटपुट बेटा रिपोर्ट्स के रूप में हम लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के रूप में मिलता है, जिसमें हमारे लिए ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट हो गया, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस वगैरह हो गया। टिपिकल स्टेप्स अगर हम लोग कहें तो बेटा एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनटू द सिस्टम हम लोगों को करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, उसके बाद ट्रांजेक्शन को रिव्यू किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है और जनरेट किया जाता है बेटा फाइनेंशियल रिपोर्ट को। पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट ले लेना। कॉन्फ़िगरेशन पे बेटा 12 बेटा अनऑथराइज्ड जनरल लेजर एंट्रीज कुड भी पास हो जाए। सिस्टम बेटा आप लोगों के लिए सेग्रेगेट ना करे पोस्टिंग एंड अप्रूवल फंक्शन को। सिस्टम बेटा आप लोगों के लिए रिपोर्ट जनरेट ना करे किसके, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग को, जिसके मैनेजमेंट फॉर एक्यूरेसी को चेक करता है। नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज को ट्रैक एंड इनअप्रोप्रिएट नहीं किया जाए, आउट ऑफ बैलेंस एंट्रीज को रोका ना जाए। सिस्टम कंट्रोल बेटा हमारे लिए अप्रोप्रिएट अप्रूवल ना हो राइट ऑफ के लिए। अगला बेटा अमोर्टाइजेशन के लिए। फिर ट्रांजेक्शन बेटा हमारे लिए आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल क्लोज कट ऑफ रिक्वायरमेंट बेटा एंटर्ड हो जाए। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की जो एंट्रीज है वो रीडेबल आइडेंटिफाई ना हो। ट्रांजेक्शन रिजेक्ट, एक्सेप्ट और आइडेंटिफाई नहीं किया जाए एक्सेप्शंस रिपोर्ट के। अकाउंट मैपिंग नहीं हो अप टू डेट बेटा हमारे लिए। और एडिंग और डिलीटिंग बेटा लिमिट ना करे जो पर्सनल ऑथराइज है उन तक। मास्टर में दो ही बेटा जनरल लेजर मास्टर फाइल की चेंज रिपोर्ट जनरेट ना हो और बेटा हमारे लिए जो एक मैप हो, चार्ट हो, वो अप्रूव ना हो मैनेजमेंट से। ट्रांजेक्शन में 5, 2 3 दिन है, एक में भी बेटा जनरल लेजर बैलेंस जो है वो सब लेजर से रिकंसिल ना हो, उसको रिव्यू ना किया जाए एक्यूरेसी के लिए और अप्रूव ना किया जाए सुपरवाइज पर्सनल के थ्रू। इंटर रिलेटेड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बेटा ऑटोमेटेड रिकंसिल ना हो कंफर्म एक्यूरेसी के लिए। अकाउंट कोड्स एंड ट्रांजेक्शंस बेटा अमाउंट एक्यूरेट ना हो, कंप्लीट ना हो और एक्सेप्शंस रिपोर्ट तैयार ना हो। रिपोर्ट बेटा जनरल एंट्रीज की कंप्लीट ना हो एज पर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर रिव्यू के लिए मैनेजमेंट कंफर्मेशन कंप्लीटनेस एंड अप्रोवेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड एंट्रीज के लिए। और एंटायर बुक्ड इन द क्लोज
क्लोज प्रोसेस बेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट ना हो। थोड़ा टफ रहेगा, 2-3 बार इनको रीड करना, बाकी समय नोट वर्ड हटा देना तो कंट्रोल बन जाएंगे। और जो नॉर्मल है जिनमें नोट रिस्क नहीं लिखा हो वहाँ नोट बना देना तो कंट्रोल हमारे लिए हो जाएगा। मेन रिस्क को याद करना फिर कंट्रोल हमारे लिए बनेंगे। तो ये आपका पार्ट सी फिनिश हो जाता है। इसमें टफ सिर्फ जनरल लेजर का रहेगा, तो 2-3 बार इसको रिव्यू करना। कल से हम लोग फिर उसके बाद, कल मैं कोई क्लास नहीं लूँगा संडे को आपको, ताकि आप यहाँ तक प्रिपेयर कर लें, फिर डी पार्ट हम लोग स्टार्ट करें।